वो लोग FTs थे, फॉरेन टेररिस्ट। फर्स्ट डे हमने पूरा वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड डे हमने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। छठे दिन जब मिड डे आया, 2 टेररिस्ट थे, वो लोग दिन में आए और उन्होंने हथियार हाथ में रखकर वो आराम से चलते हुए एक RL का बॉम्ब फटता है। हमने RL में देखा कि मिलिटेंट का सिर्फ इतना ही एरिया बचा है, बाकी नीचे पूरा पल्प बन गया, जहाँ पर ह्यूमन वेस्ट आता है पूरा, ये जो लेटरिन और तो मेरे 40 किलोमीटर के बाद मेरे को उसके अंदर डुबो दिया था, उस पिट के अंदर। उसके बाद मुझे बाहर निकाला और एक हाथ में जलेबी दी और एक हाथ में पूड़ी और खाने को बोला। आपका किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल से एनकाउंटर हुआ है? लेपर्ड्स देखे, उसमें से एक ने अपनी चेन तोड़ दी एंड ही अटैक टुवर्ड्स मी, और वो रुकता नहीं। मैंने पिस्टल निकाल कर उसको शूट कर दिया, वो आ गया था मेरे ऊपर। वो ग्लास ईटिंग रिचुअल भी होता है, शॉट बनाकर दिया जाता है रम या जिसका भी है। सो जनरली उसको खत्म करने के बाद आप उसको काट के खा लेते हैं। कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो सर बहुत ही बढ़िया हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं। थैंक्स। सर पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हैं। सर सबसे स्टार्टिंग में बेसिक से पूछना चाहूँगी कि पैरा SF है क्या, और सर ये नॉर्मल आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे ये डिफरेंट कैसे है? SF या स्पेशल फोर्सेस आर्मी का वो डिपार्टमेंट या फिर आप वो आर्म्स बोल सकते हो जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटियर्स हैं। आर्मी में सारी जो लोग आते हैं वॉलंटियर्स हैं, लेकिन उसमें भी जो लोग स्पेशल फोर्सेस में आते हैं वो वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर किस काम के लिए हैं? वो हैं कि अगर नॉर्मल आर्मी लड़ाई में जाएगी तो जो सबसे पहले जाएंगे और जो सबसे आखिरी में आएंगे और जो सबसे दूर जाएंगे वो स्पेशल फोर्सेस हैं। ओके। और जो काम नॉर्मल आर्मी करेगी 120 लोगों से, तो ये लोग करेंगे 20, 25, 6, 8, 10, जितना टाइम मिल गया उसमें। सो दीज आर दोज इंडिविजुअल्स हु आर हाईली मोटिवेटेड। दिमाग का एक स्क्रू थोड़ा सा ढीला भी आपको मिलेगा, बिकॉज इवन अगर आप मनी दे भी दोगे एंड यू पे देम विद एक्स्ट्रा मनी और अलाउंसेस, आप को मैं 30,000 रुपये देता हूँ एक्स्ट्रा मंथ के, आप जहाज़ से कूदने को तैयार हो? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। नहीं। आप अंडर वाटर विद वेट डाइविंग करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू फेस अ बुलेट विच नॉर्मल आर्मी ऑल्सो फेसेस, बट हमारा थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बिकॉज हमारे मिशंस वैसे हैं। आप 3 महीने अपनी ज़िंदगी के एक आधे घंटे स्लीप पे रह सकते हैं, यानी 7-8 दिन विदाउट स्लीप, खाना कम, रेस्ट बिल्कुल कम। सो स्पेशल फोर्सेस अगर आप देखोगे, दे आर काइंड ऑफ दोज गाइज जो नॉर्मल टास्क है उसके लिए नहीं बने हैं। ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 2 से दिस कंसेप्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस केम अप एंड ओवर द टाइम अब वॉरफेयर इतना बढ़ गया है। ये वो लोग हैं जो कि इट्स अ नेसेसिटी जो आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज सारी लड़ाइयाँ आप रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं जीत सकते। नहीं, तो कई बार आपको टू अचीव योर गोल्स आपको रूल्स तोड़ने भी पड़ते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ता है। लाइक इट इज़ सेड कि रात को सोना चाहिए, लेकिन जो IAS और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपने MBA किया है, जो भी आपका, तो वो रात भी पूरी पढ़ते हैं। सो टू ब्रेक द नॉर्म्स एंड द शैकल्स, यानी जो नॉर्मल नहीं है उसको करने के लिए आपको एक ऐसी फौज चाहिए। सो पैरा SF इज़ दोज गाइज। एक तो परसेंटेज बहुत कम है आर्मी में, ठीक है, एक रेजिमेंट ही है, एंड दोज आर दोज गाइज हु विल डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स फॉर यू। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो कि आप हैं। मैं था, अब नहीं हूँ। सर आप ये बताएंगे कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा, आपने ये जर्नी क्यों चूज़ करी, आपको क्यों लगा कि आपको पैरा SF ज्वाइन करना चाहिए? जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली में मैं 4th जनरेशन आर्मी में हूँ। ओह यस। सो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी में थे,
एंड मैं भी, मेरा वो हमारे यानी वो बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस ऑफ वॉर आप कह लीजिए। वो मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड हैं, एक सर्विंग मेजर जनरल हैं, एक कर्नल से रिटायर हुए हैं। सो ये वाला जो काम है मेरे ब्लड में है। पर पॉइंट वाज कि मुझे पैरा एसएफ क्यों ज्वाइन करनी थी, बिकॉज आई वांटेड टू, मेरा आर्मी में कोई ड्रीम नहीं था, ज़्यादा यूनिफॉर्म वगैरह से मेरा कोई इतना यानी लगाव नहीं था। डिसिप्लिन मुझे ठीक लगता था, बट मैं खुद ही बहुत नोटोरियस और इनडिसिप्लिन टाइप का आदमी था। तो मुझे मेन एम टू जॉइन आर्मी वॉज कि मुझे ऑपरेशंस करने थे। ओके। आई वांटेड टू सी कॉम्बैट। और मैंने लेफ़्ट राइट पता किया, मेरी फैमिली में ही इतनी इनपुट थी। सो आई आस्क्ड पीपल कि वेयर विल यू गेट द मोस्ट, सबसे वो कौन सी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑपरेशन, आप लड़ाई कर सको। अभी लड़ाई आमने सामने की तो 71 कारगिल के बाद हुई नहीं है, तो बोला काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस ही हैं जहाँ पर आप लड़ सकते हो। सो मैंने पूछा तो लोगों ने बोला कि पैरा एसएफ हैं जो सबसे पहले और ये ऑपरेशंस करते हैं। और तो फिर मैंने पैरा एसएफ के बारे में जानना शुरू किया। देन माई यंगर सिस्टर गॉट एंगेज्ड टू एन ऑफिसर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस, तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ी। फिर मैं बुक्स पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, एंड मुझे वो मोटिवेट करते थे। हाँ, मोटिवेट करते थे, यानी कि वो भी मोटिवेट नहीं करते थे मुझे। वो वर्ल्ड वॉर 2 के ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस और उनके जो सोल्जर्स थे जो दाढ़ी बाल लंबे रखकर ऐसे, फिर मैं नेवी सील्स देखता था जिन्होंने ये टैटू, मैं भी ऐसा। हाँ, तो मेरे को यूनिफॉर्म से उतना लगाव नहीं था। आई वॉज नेवर अ वेरी डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ अ सोल्जर। मेरे को वो नहीं बनना था, मुझे ऐसा बनना था कि रफ एंड टफ तो था ही, बट यानी कि जो ऑपरेशंस ज़्यादा कर सके, एरोप्लेन से जंप कर सके, मेरे को वो शौक थे। तो माउंटेन्स में रहना था, तो आई लव माउंटेन्स। तो ये सारी चीज़ें मेरे को सिर्फ एक ही जगह पे मिल रही थी, वो थी स्पेशल फोर्सेस। मेरे को इतना भगवान की कृपा से इतना ज़्यादा माउंटेन्स और ये सब एक्सपोजर दिया कि मैं तंग आ गया, लेकिन ये चीज़ें मेरी लाइफ से गई नहीं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। सो दिस वॉज द रीज़न आई जॉइंड स्पेशल फोर्सेस। जी सर, आपने ये अपना एक्सपीरियंस जो भी बताया कि आप क्यों इसके तरफ बढ़े। सर एज अ किड एंड या फिर कॉलेज में भी, सर आप किस टाइप के, लाइक आपकी पर्सनैलिटी थी, लाइक आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे? नहीं, मैं बहुत शरारती टाइप का आदमी था। मेरे पढ़ाई में नंबर ज़्यादा नहीं आते थे। आई वॉन्टेड टू बिकम अ क्रिकेटर। मैं सुबह से 5 बजे से आउट हो जाता था घर से, और रात को 8-9 बजे ही घुसता था। क्रिकेट किट रख कर मैं घूमा, पढ़ता नहीं था। ऐसा कुछ है क्या कि मतलब डिसिप्लिन्ड होंगे वही पैसे बन सकते हैं, या फिर नहीं, इनडिसिप्लिन्ड ज़्यादा बनते हैं। ओके। यू हैव टू बी नोटोरियस, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, बैक बेंचर होना पड़ेगा आइडली। बट पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो अच्छा करते हैं उसमें। सो बट द पॉइंट इज़ कि यस, आपका एक तो जो माइंडसेट है वो नॉर्मल की तरह, स्टूडेंट की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया स्क्रू, थोड़ा सा स्क्रू ढीला चाहिए, ओनली बिकॉज कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो नॉर्मल आदमी करेगा नहीं। अब नॉर्मल आदमी जो होगा वो 9 to 5 जॉब देखेगा, एक मैरिड लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, थोड़ा घूम फिर लिए, थोड़ा बहुत एडवेंचर। लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं लाइफ की, उसके लिए आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे नहीं। तो जो आपके क्लास में जब आप पढ़ते थे, जो लड़के शरारती, आप लोगों के टिफ़िन चुरा लिए, स्कूल चल रहा है कहीं बाहर जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, सो आई एम टेलिंग दे हैव बेटर चांसेस ऑफ बिकम। पर मैं ये नहीं कहता कि वही बनेंगे। दोज गाइज कैन ऑल्सो बिकम क्रिमिनल्स, बट यू नीड टू नो कि आपकी डिवोशन और डेडिकेशन और आप अपनी वो जो एनर्जी है वो किस तरह पॉजिटिव वे में डाइवर्ट करते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वन ऑफ द पॉडकास्ट आई वाज सेइंग कि देयर इज अ थिन रेड लाइन बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ पर्सन हु इज सर्विंग द नेशन। आप समझ रहे हैं? अगर आप उस लाइन के उस तरफ हैं, आप एक्शन चाहते हैं और आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं, यू आर इनटू वायलेंस, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आप वही काम देश के लिए कर रहे हो तो वो लेजिटिमेट बन जाता है। आप समझ रहे हैं? वो लीगल है। अब मेरे को सरकार पैसे देती है मिलिटेंट मारने के, आप समझ रहे हो? मेरे को सरकार पैसे देती है वेपन चलाने के। सो ऐसी लाइफ ज़िंदगी में कितने लोगों, तो मेरे को पैसे वैसे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था
कि मेरे को मिले ना मिले, बट देन आई वांटेड दैट लाइफ। सो जैसे आपने अभी बैक बेंचर्स की बात करी है, टिफिन चुराने की बात करी, सर आपकी स्कूल में कभी लड़ाई वगैरह हुई है कि भाई मार धाड़? हुई है हमारा, लेकिन आर्मी स्कूल था तो थोड़ा डिसिप्लिन टाइट रहता था, लेकिन हमारी आपस में वो जो गैंग वॉर टाइप होती थी हो जाती थी। जो लड़कों की हो जाती है? हाँ, लड़कों की हो जाती है। 11-12 आपने पीटा भी है? मतलब काफी डेयरिंग लाइफ रही है आपकी स्कूल हाँ, लाइफ। मोर ऑफ स्पोर्ट्समैन। लेकिन ये जो ब्रॉल्स हैं और जो ये वो है, वो इंटर क्लास में ही रहा है, यानी कि बाहर पीटने चले गए और वो सब नहीं, उतना नहीं रहा, बिकॉज हमारा स्कूल बहुत डिसिप्लिन था। आई एम आर्मी स्कूल प्रोडक्ट, सो जनरली डिसिप्लिन थोड़ा वो रहता है, बट देन हम उसमें भी पंगे ले लेते थे जितने हमारे जितना मौका मिलता था। तो या तो सर जैसे अब स्कूल लाइफ की हमने बात कर ली है, अब हम थोड़ा ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं। सर मैं जब रिसर्च कर रही थी, इवन मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो जब ट्रेनिंग मैंने देखी तो आई वॉज थोड़ा सा शॉक्ड, मतलब शॉक हो गई थी मैं, क्योंकि बहुत इंटेंस ट्रेनिंग थी। इवन उसमें बताया गया था कि 36 आवर्स के लिए सोने नहीं देंगे, एंड आई थिंक 60 kg का टायर होगा, उसको लेके 100 किलोमीटर्स की रेस है, रन करना है। तो सर अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ट्रेनिंग के डिटेल में। ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्रोबेशन की है। फर्स्ट ट्रेनिंग इज ऑफ आर्मी विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, जो एकेडमी में होती है जिसमें हम ऑफिसर बनते हैं। सो दैट इज़, मेरे को नहीं लगता वो इतनी, क्योंकि जब आप एक लेवल हाई देख लेते हो तो आपको वो पुरानी ट्रेनिंग थोड़ी कम लगने लगती है। बट ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग जो है, इट टेक्स, यानी कि everyone bleeds in that, bleeds in the sense whether you are young old। जब आपने वॉलंटियर कर दिया तो आप मान के चलो, मैंने 3 प्रोबेशंस की हैं जिसमें हम सिलेक्शन होते हैं। इंडियन आर्मी में मेरे को नहीं लगता कोई और ऑफिसर होगा जिसने 3 प्रोबेशंस की होंगी। तो मेरी 2 सक्सेसफुल प्रोबेशंस हैं, 1 अनसक्सेसफुल है। सो फर्स्ट वाज अनसक्सेसफुल, जिसमें मेरा आफ्टर 90 डेज हुआ नहीं था। फिर प्रोबेशन बढ़ के पॉलिसी बनी कि 6 महीने की होगी, तो फिर मैंने 6 महीने वाली की, फिर मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मेरा कुछ डिफरेंसेस हैं। सो फिजिकली इट इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी। जो स्पेशल फोर्सेस है और जो आर्मी की ट्रेनिंग है, एथलीट 4 घंटे मेहनत करने के बाद अच्छी डाइट खाएगा और खूब रेस्ट करेगा। लेकिन आप सोचो, आप ह्यूमन बॉडी को ब्रेक कैसे करते हैं? आप उस 4 घंटे के बजाय आप 8-9 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और आपको सोने नहीं दिया जाता, आपको नॉर्मल खाना पीना मिलता है जो मिल रहा है, कोई स्पेशल डाइट नहीं है। सो दैट इज़ हाउ, जब आदमी अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करता है, नॉर्मल आदमी 5 किलोमीटर वॉक पे जाता है, आप 50 किलोमीटर जाते हो। सो व्हेन यू स्टार्ट ब्रेकिंग योर बॉडी एंड योर माइंड, तो आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। ठीक है, तो स्पेशल फोर्सेज में आपको, इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रिजेक्ट करने का प्रोसेस, इट इज़ अ रिजेक्शन प्रोसेस। ओके। अगर 100 लोग आएंगे तो 3 लोग भी सिलेक्ट होंगे अगर अच्छे हैं, 5 भी होंगे, 20 भी होंगे, 100 के 100 भी हो सकते हैं अगर 100 ही अच्छे आए। कैपेबिलिटी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन पहले आती है, एंड आप व्हेन यू आर फेसिंग अ रिजेक्शन प्रोसेस जिसमें आपको निकालने के सारे दाव पेच इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको फिजिकली और मेंटली एवरी डे यू आर डूइंग। और ये नहीं है कि आपको पहले दिन छोड़ देंगे, आप पहले दिन से वो कार्रवाई शुरू होगी 90 दिन तक, जब तक आपको आपकी मरून बेरे और आपने सब कुछ क्लियर नहीं कर दिया, आप एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बन नहीं गए, तो वो रगड़ा कंटिन्यूस है। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपको नॉन वेज भी खिलाएंगे। अगर आप कोई चीज़ आपको नहीं करते, आपको फेयर ऑफ हाइट्स हैं, तो ऊपर से कूदवाएंगे। सो बेसिकली इट इज़ टेस्टिंग यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिसको लोग तनाव कहते हैं। डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, तनाव जिसको बोलते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। अपना एक्सपीरियंस बताइए ना कि ये आपके साथ, लाइक ये ट्रेनिंग में आपसे करवाया गया, एंड दिस वाज योर एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग में जो चीज़ें करवाई हैं, एक तो फिजिकल टेस्ट हैं जिसमें आपके 5 किलोमीटर से डिस्टेंसेस से लेकर 150, 100, 125 किलोमीटर तक आप एक्सरसाइजेस करते हैं अकेले, एस्केप एंड एवेजन। तो वो वाली चीज़ें तो नॉर्मल हैं, वो आप चलो मेहनत से कर लोगे दिमाग करके। टास्क्स लाइक जैसे आप 50-60 किलोमीटर भाग कर आए हैं, या 40 किलोमीटर के 20 kg वेट के साथ, वेपन के साथ आपने स्पीड मार्च ख़त्म किया है, आकर आपको बुक्स दे दी जाएंगी। सो आप बुक्स लिखेंगे। बुक्स यानी पढ़ेंगे और उस पर बुक रिव्यू लिखेंगे व्हेन योर माइंड इज़ टोटली गॉन। ठीक है, उसके बाद आप को मिनिमम खाने पे, यानी आपको पूरा
जो एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइज है उसमें आपको पूरा नेकेड कर देते हैं, क्लोज टू नेकेड यू कैन से, अंडर गारमेंट्स एंड ऑल। और फिर आपको 150 किलोमीटर दूर पहुंचना है पहाड़ों में। अब आप गांव से चोरी करो, आप रास्ते नहीं ले सकते, आप पकड़े नहीं जा सकते, 1-1.5 दिन का टाइम देते हैं। सो आप चोरी भी करोगे, आप जैसे मैंने की थी, मैं लिफ्ट भी ली थी। अब वहाँ पर हमारे वाले जो लोग होंगे, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो उधर घूमते रहते हैं। अगर आप पकड़े गए तो आपकी पिटाई होगी और आप प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट होंगे। मतलब आपको एक टास्क दिया गया है, आपको इस जगह से उस फिनिश पॉइंट पे पहुंचना है। आपके पास ना पैसे हैं, ना खाना है, ना पीना है, नॉट इवन क्लोथ। नॉट इवन क्लोथ तो मैंने गांव से चुरा लिए, कहीं से उठा लिए कुछ, वो कुछ भी कर सकते हो। आप लिफ्ट भी ले सकते हो गाड़ी की, लेकिन अगर आप उस गाड़ी में पकड़े गए तो आपकी फिर पिटाई होगी, जैसे आपको सपोज पाकिस्तान ने पकड़ लिए। ओहो, यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड यू विल फेल द टेस्ट। आप समझ रहे हैं? सो इट इज़ योर इंजेन्युइटी, यानी ये आपका इनोवेशन है, यानी आप कैसे उस माहौल को करते हो। तो ये सब चीज़ें, तो ये ऐसे टेस्ट हैं। उसके बाद आपको रिटर्न है, आपको वेपन्स के, नॉर्मल आर्मी आंखें खोल के वेपन को खोलती है एंड स्ट्रिप और असेंबल करती हैं, जिसको हम हिंदी में खोलना जोड़ना कहते हैं। आपकी आंखें क्लोज करके यू हैव टू डू इट इन 5-7, जो भी टाइप का हथियार है उसका करना है। आपको रेडियो सेट्स ऑपरेट करने हैं आइज़ क्लोज करके, बिकॉज कई बार आप अंधेरे में ऑपरेट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्या करना है। आपको मेडिकल, एक नॉर्मल आदमी को CPR देना आना चाहिए। CPR तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन जैसे हमारे ऑपरेशंस में क्या होता है कि गन शॉट वूंड जो होता है, जो गोली से जो वूंड लगता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स हैपन बिकॉज आप ब्लीडिंग नहीं रोक पाते। सो इन आर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें IV इंट्रावीनियस फ्लूइड्स देकर वो सारी का, एंड वो हम कार्रवाई करते हैं जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिस्पेंसरी में, यानी AC एनवायरनमेंट में करते हैं। आप फायर के अंदर कर रहे हो। सो अगर मेरे को आपको स्टिचेस मेरी प्रैक्टिस कराएं, तो जो मैं एक डॉग को पकड़ूंगा, पेटा वाले अगर सुनेंगे तो उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा, उस पर कट मारूंगा और फिर उस पर स्टिचेस की प्रैक्टिस करूंगा। उसको पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, लाइव। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये नॉर्मल आर्मी नहीं करती है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अभी मुझे मालूम है कि इन केस एनीथिंग मेडिकल इमरजेंसी अराइजेस, तो हाउ टू सेव अ गाय इफ आई एम विदाउट एनी वेपन विद मी, how to use my watch as a weapon, how to use my hands, obviously unarmed combat में हम लोग trained हैं। so ये चीज़ें हमें special बनाती हैं। ये these are the things which, यानी ये सारी जो चीज़ें ट्रेनिंग है, ये नॉर्मल आर्मी भी नहीं करती है और नॉर्मल लोग भी नहीं करते हैं। एंड जब आपने इस पूरी ट्रेनिंग को, मेरे केस में आपने, किसी के भी केस में, आपने इस ट्रेनिंग को एक्सट्रीम फिज़िकल टेम्परेचर्स में डाल दिया, आपको ठंडे पानी में रखेंगे, आपको हिल्स में -5, 10, 15 डिग्रीज़ में रखेंगे, आपको 50 किलोमीटर चलाएंगे, वापस लाकर यू आर टोल्ड नॉट टू टेक बाथ नहीं, कुछ नहीं। आपने अपना दूसरा, आपको मेंटल टेस्ट देंगे, फायरिंग रेंज पे ले जाएंगे, वहाँ पर आपको फायर कराएंगे, क्लोज क्वार्टर में फायर कराएंगे, लॉन्ग रेंजेस पे फायर कराएंगे, आपको 3-3 दिन एक ही हाइड में, इतनी सी जगह में रखेंगे विदाउट मूविंग। जो भी करना है आपने उसी में कर लेना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जब आदमी कर लेता है तो वो, उसको लगता है कि वो भगवान टाइप आदमी है। आप समझ रहे हो? राइट। यानी हमारी यूनिट्स में हर जगह लिखा होता है, आई बिकेम अ पैराट्रूपर बिकॉज आई कैन डू ऑल द थिंग्स। आप समझ रहे हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में। एंड आपने बताया कि इतना ट्रेनिंग देने के बाद, लाइक 30 किलोमीटर भागने के बाद जब वो वापस आएंगे तो रेस्ट नहीं मिल रहा है। बेसिकली दे आर टेस्टिंग यू इन एवरीथिंग, ऑल लेवल्स। इन माई केस जो सेप्टिक टैंक होता है, आप जानते हैं सेप्टिक टैंक, जहाँ पर ह्यूमन जो ये वेस्ट आता है पूरा, ये जो लेटरिन और, हाँ, तो मेरे 40 किलोमीटर के बाद मेरे को उसके अंदर डुबो दिया था। ओके। यानी उस पिट के अंदर, और उसके बाद मुझे बाहर निकाला और एक हाथ में जलेबी दी और एक हाथ में पूड़ी और खाने को बोला। सो आई कैन ईट दैट ऑल्सो। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ अब नॉर्मल आदमी के लिए बदबू और इस सब के लिए इट डजेंट मैटर आफ्टर सम टाइम, बिकॉज यू कैन बी, आप एक ऐसी जगह पे हो सकते हो जहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल ना हो।
आपको नॉर्मल लाइफ ना मिले, दिस इज ऑल हैपन्स इन द ट्रेनिंग। वो वे ऑफ सीइंग थिंग्स चेंज हो जाता है। बिल्कुल, यू डोंट रिमेन, यानी कि आप, मैं वैली में डाउन रेंज ऑपरेशंस में हूँ, मैं वापस अपने घर आता था छुट्टी, कहीं टायर ब्लास्ट हो गया तो मुझे लगता फायर हो जाएगा, दिवाली में पटाखे फूटते थे तो मेरे फायरिंग हो रही है। सो these are the things which happen to a person, and this all things because आप उस लेवल पे ऑपरेशंस करने वाले हो, उस लेवल जहाँ पर 50 लोगों ने जाना है, आप 3-4 लोग गए हो, ईच मैन मैटर्स, एक एक गोली मैटर करती है, एक एक चीज़ मैटर करती है। सो ये सब चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में ही होती हैं, एंड इफ़ यू कांट क्लियर दैट ट्रेनिंग यू कैन नॉट बिकम दैट मैन। सो this is why it is called why it is hard, why it is the toughest training known to man in the world. सर ट्रेनिंग का जो आपने अभी बताया कि इतनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल ऑडियंस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है। सर ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई मिस्टेक करता है या फिर कोई मतलब मान लीजिए पूरा नहीं कर पाया, तो क्या पनिशमेंट्स दी जाती हैं एक ट्रेनी को? नहीं, ट्रेनिंग में देखिए कुछ तो टेस्ट्स हैं, हाँ, वो तो आपको पास करना ही है, ठीक है। वो यू कैन नॉट फेल, एंड स्टैंडर्ड इज एक्सेलेंट। अगर नॉर्मल फौज 40 किलोमीटर पैदल वॉक करके 6-6.5 घंटे में करती है तो आपका 5 घंटे का टाइम है, यू कैन नॉट फेल इन दोज टेस्ट। बाकी अगर आपको कोई टास्क दिया और आपने नहीं किया, वो टास्क आपको दोबारा मिलेगा और रगड़ा मिलेगा। ओके। यानी कि आपको अपनी माइंड की और बॉडी की जो लिमिट्स हैं वो एक बारी पता लग जाएंगी कि इंसान इतना काम कर सकता है इतने पे। तो जो हम बोलते हैं ना कि आज मैं थक गया हूँ, दैट इज़ अ वेरी अंडरस्टेटमेंट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन टास्क्स ना करना तो पहली बात तो इज़ अ मेजर कॉज ऑफ रिजेक्शन। इफ़ मेरे को कोई टास्क मिला है, चाहे मैं सोऊं चाहे वो नाम, बिकॉज जो आपको टास्क दे रहा है वो उस फेज से निकला हुआ है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने वो काम नहीं किया, चाहे 15 साल पहले, 6 साल पहले, 3 साल पहले, 12 साल पहले, जो भी उस प्रोबेशन टीम का मेंबर है, he has done that thing. If he can do that, तो तुम हाँ, he knows the limit. If he knows कि आपको उसने 1000 पुशअप बोलने की, आदमी 1000 पुशअप नहीं निकाल सकता एक गो में, he also understands that, but he wants to see कि आप कितने कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो ना का तो कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी टास्क को, चाहे आपको गाना गाने के लिए बोल दिया, पार्टी चल रही है या कुछ हो रहा है कि गाना गाएगा, तो तुम गाओ, चाहे कुछ भी करो, तुम गा दो उधर। यू कैन नॉट से कि मैं गाना नहीं गा सकता, यू कैन नॉट से मैं फायर नहीं कर सकता। तो सर आपने ऑपरेशन वर्ड का भी यूज़ करा था। सर आपने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं। सर अपना कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बताएंगे ऑपरेशन के दौरान, एंड लाइक जिससे ऑडियंस को भी पता लग पाए कि डिटेल में कि क्या क्या होता है एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जो ऑपरेशन है, बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, सो थोड़ा सा ऑडियंस को समझा देते हैं कि एक आपने ऑपरेशन किया, आपको खबर थी मिलिटेंट्स की, मैं काउंटर टेररिस्ट का ही बताऊंगा बिकॉज कन्वेंशनल इतना होता नहीं है जितना काउंटर टेररिज्म में हम लोग रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ मेजर थ्रेट टू इंडिया। और मेरी 2002 के बाद से सर्विस ज़्यादातर JNK में रही है। सो कई ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जैसे हम लोग को नॉर्मल इनपुट होती है कि यहाँ पर टेररिस्ट आते हैं, इस घर में आते हैं, इस गांव में आते हैं, तो वी लॉन्च ए ऑपरेशन विद द नॉर्मल लोकल RR यूनिट्स, हमारे खुद के सोर्सेज होते हैं, पुलिस की SOG होती है, वी गो फॉर अ ऑपरेशन। इफ़ वी अगर वहाँ पर फायर खुलता है, वी आर इन अ फायर फाइट, जिसको हम कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और फायर फाइट मिलिटेंट्स के साथ, दैट इज़ अ ऑपरेशन विच इज़ विद अ फायर फाइट। आप उसको फायर फाइट बोलोगे। अगर हम उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए, तो वो एक नॉर्मल ऑपरेशन था, वापस आ गए। अब उस ऑपरेशन में भी अगर फायर होता है और उस पर मिलिटेंट मरता है या टेररिस्ट मरता है, तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। इफ़ वी सफ़र कैजुअलिटीज़, इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन फॉर अस, बिकॉज वी हैव लॉस्ट अ गाय, या इंजरी होगी कुछ, क्योंकि कॉम्बैट सिचुएशन है, आप नहीं बता सकते कि किसको लगेगी, क्या होगा। फायर हुआ और मिलिटेंट भाग गए, दोनों तरफ से हुआ, जैसे आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे, मिलिटेंट्स, दैट इज़ अ मिस्ड कॉन्टैक्ट, दैट इज़ अ मिस्ड फायर फाइट, दैट इज़ अ मिस्ड ऑपरेशन। सो हर ऑपरेशन डिफरेंट है।
सक्सेसफुल ऑपरेशंस में हम लोग बहुत रहे हैं, यानी कि मैं 2002 से जब मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी तो देयर आर इंस्टेंसेस जिसमें हमने ऑपरेशंस किए हैं। कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें आइडली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो माउंटेन्स के ऑपरेशन हैं आई लाइक देम मोर। उसका एक ही रीज़न है कि माउंटेन्स में मिलिटेंट और सिविलियंस के बीच में डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। आप समझ रहे हैं, हथियार नज़र आया तो मिलिटेंट है, जंगल है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, वी विल जस्ट engage and neutralize। आप समझ, इन बिल्ट अप एरियाज जहाँ पर या कश्मीर वैली वाले, श्रीनगर, शोपियाँ, जहाँ पर बिल्ट अप एरिया है वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, मैं बहुत पॉडकास्ट पे बताए भी हैं, लेकिन एक ऑपरेशन जो स्टैंड आउट करता है, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा, हम लोग, हमारा मिनिमम स्क्वाड का स्ट्रेंथ होता है 6 आदमियों का। सो उसमें हम लोगों ने हमारी जहाँ पर कंपनी ऑपरेटिंग बेस था, हम लोग नहीं थे, हमारे आरआर यूनिट के साथ जहाँ पर हम थे, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ, तो माउंटेनियस एरिया जहाँ पर हमको खबर थी, तो हमारे एक ट्रुप वहाँ पर था, 3-4 स्क्वाड्स थे हमारे, तो उसमें से हमने 2 स्क्वाड से कवर किया था। एंड हमें कोई वो थोड़ा लंबा ऑपरेशन था, ओनली बिकॉज हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं थी कि इधर मिलिटेंट बैठे हुए हैं आ जाओ, बिल्कुल जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी वो नहीं थी। हमको मालूम था कि इधर मिलिटेंट्स आते हैं, इस रूट को यूज़ करते हैं, इधर से निकलते हैं और खाना खा के जंगल में चले जाते हैं। सो उस वाले ऑपरेशन में हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग जहाँ से, जिस घर की हमें खबर थी, उसको हम जंगल और एक छोटा सा रिवर नीचे बहता था, तो हम उसको, क्योंकि वो सर्वेलेंस में हमको रहना था, हमको मालूम नहीं था कि कब आते हैं, किस टाइम, तो वो ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन था वो ज़्यादा था, यानी कि हमको कम से कम 5-6 दिन का हम प्रिपरेशन करके गए थे कि हम 6 दिन सर्वेलेंस में बैठेंगे, जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम इंगेज करेंगे। तो उस ऑपरेशन में सरप्राइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने अपनी हाइड और वो सब जगह चुन ली, तो हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे। जो भी हम मूवमेंट करते थे, जब लास्ट लाइट अंधेरा हो जाता था तो हम थोड़ा बहुत मूवमेंट करते थे, बेसिकली नीचे नाले से पानी लाने के लिए। नाले से पानी? वहाँ से जो नदी बहती थी थोड़ी सी, हम उसको कर सकते थे, एंड दैट टू एट नाइट, क्योंकि दिन में तो फिर पता लग जाएगा, क्योंकि वो तो हम पूरे सर्वेलेंस में थे, हमारे 2 स्क्वाड्स थे, तो हम 2-2 के पेयर में, बड़ी पेयर में बैठे थे। एंड पहले दिन हमने इंडक्ट किया रात को, पूरी रात चले, बिकॉज वो एरिया ही थोड़ा दूर था, एंड धूप निकलने से, सुबह सन निकलता है उससे काफ़ी पहले, जब डॉन का टाइम होता है उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले हमने अपनी लोकेशन में रह गए। फर्स्ट डे हमने पूरा वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड डे हमने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। थर्ड डे हमने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फोर्थ डे इतनी बारिश पड़ी कि हमारा सारे कपड़े वपड़े तो भीग गए, हमारा खाना वाना जो पूरी वूरी हम लेकर जाते हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइवल राशन था, वो सब भीग गया। एंड जो नीचे नदी का ब्रिज था जिससे हम ऊपर चढ़ के थे, वो भी बह गया साथ में। सो नाउ द थिंग इज़, हम गांव को देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्रॉस करने का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पर ऐसे प्लैंक्स डाल के, जैसे पेड़ के जो तने नहीं होते, उसी से वो मेकशिफ्ट टाइप ब्रिज था, ऐसे पतला सा। सो हमने वेट किया, चौथा दिन हुआ। उसके बाद हम लोग यानी 9-10 हज़ार फीट की हाइट पे ऑपरेट कर रहे थे। एक बार आप गीले हो जाओगे तो ठंड फिर लगनी शुरू हो जाती है, काफ़ी ठंड लगती है, और आप कहीं आग वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ जलानी। तो हमारे कपड़े वपड़े, हालांकि हमारे पास रेन केप्स और वाटरप्रूफ था, लेकिन उस बारिश में वो रुका नहीं। हम वेट करते रहे, चौथा दिन गया, 5वां दिन गया। अब वो खाना जो हमारे पास था वो सब पानी में हो गया, तो अब हम जो भी पूरी वूरी हमारी थोड़ी बची थी उसको सुखाते थे थोड़े से, और अब ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि फिर बर्ड्स और कौवे आने शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या हो रहा है, और अपनी, हम वहाँ से उसको कम से कम 100 मीटर से, उस एरिया 100-150 मीटर से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हमने 5 से 6 दिन का ऑपरेशन प्लान किया था। जिस दिन हमने सोचा कि अब इधर मूवमेंट नहीं होगी, 6-7वें दिन, 6ठे दिन जब मिड डे आया, सो उस दिन हमें ऐसा लगा कि एक
बंदा जो है वो सस्पिशियस मूवमेंट वाला है, यानी हमें थोड़ी संदिग्ध जिसको आप बोलते हैं, क्या एक्टिविटी वो कर रहा था? हमें लगा कि ये जो ही वॉज बेसिकली अ गाइड चलता है हमेशा टेररिस्ट के साथ। वो पहले एरिया ऑब्जर्व करता है एंड जब वो क्लियरेंस देता है तभी मिलिटेंट्स पीछे से आते हैं। सो इन दिस ऑपरेशन वो गाइड, हमें लगा कि हमें पता लगा कि ये पता कर रहा है, लेकिन हमारा छठे दिन में राशन वाशन सब ख़त्म हो गया था। तो जो मैंने आपको पहले ट्रेनिंग के बारे में बताया था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ट्रेनिंग काम आती है। सो हम लोगों ने वेट किया, तो मैं वहाँ पर कमांडर था, तो विदाउट द ऑफिसर और जो भी कमांडर होगा उधर, टिल द टाइम ही डजेंट से कि ऑपरेशन ख़त्म होगा तब तक नहीं होगा। मैं अपने बडी के साथ था, मेरे से 100-150 मीटर 2 बंदे और बैठे थे, जैसे करके हमने उसको 3-4 जगह से घेरा हुआ था उसको अच्छी तरह से। अभी हमारी सरप्राइज़ नहीं टूटा था, यानी किसी ने हमें देखा नहीं था। सो छठा दिन इसमें लगा। छठे दिन शाम को पॉइंट ये हुआ कि हमें लगा 2 बंदे बिल्कुल रात के टाइम पे, बिकॉज हमारे पास नाइट विजन्स थे, ओके। और 2 बंदे घुसे घर के अंदर अराउंड लास्ट लाइट के हिसाब से। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम रिवर नहीं क्रॉस कर सकते थे और रिवर में पानी ज़्यादा था और ब्रिज टूट चुका था। ब्रिज टूट चुका था, तो हमारा जो एक्सेस था उधर जाकर मारने का वो नहीं था। और इन दैट केस हम लोग अपने साथ स्नाइपर कैरी कर रहे थे। तो अब पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज उन्होंने शॉल वॉल ओढ़े हुए थे, रात को आपको नाइट विजन में बस इतना दिखाई देता है कि एक आदमी चल रहा है, आपको हथियार वथियार नहीं पता। अगर आप उठकर चेक करोगे, फर्स्ट हमारा इशू था कि हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे, वो भी रात के टाइम पे अंधेरा बिल्कुल। सेकेंड इशू था कि अगर आप नदी क्रॉस करके अंदर घुस भी गए, और उसमें वैसे तो रात को सिविलियंस मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस वो कोई किसी दूसरे गांव से कुछ आया हो तो आपका पूरा ऑपरेशन। तो हमारा, मैंने बोला अभी हम और वेट करेंगे। हमारा जो हर ऑपरेशन में एम रहता है, हम हमेशा खाना कम रखते हैं लेकिन एमुनिशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिकॉज एमुनिशन जान बचाता है। खाना तो हम कुछ भी कर के अपने आप को मैनेज कर लेंगे। 7वें दिन वो मूवमेंट फिर हुई, यानी वो बंदे सुबह निकल जाते थे अराउंड, पूरा वो मिलिटेंट टाइप ही था, लेकिन हमको अभी तक वेपन कंफर्म नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, वेपन कंफर्म करके ही फायर होगा। 6 दिन में हमारा राशन, अब मेरे और मेरे बड्डी के बीच में 2 ही पूरियां बची थी। हमारे सब खत्म, क्योंकि आप खा भी रहे हो, बैठे भी हो, आप उतना कैरी भी नहीं कर रहे। सो सबका यही हाल था। हम 10-12 लोगों का जो था, वो लोग वापस चले गए। अगले दिन, छठा दिन ये हो गया, 7वें दिन वो फिर आए एंड सेम वही मूवमेंट थी, लेकिन हमको वेपन्स नहीं दिखाई दे रहे थे। हमारा प्रॉब्लम था कि हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं रिवर को, ठीक है। सो हमने क्या किया कि उस दिन फिर, और जैसे ही सुबह फर्स्ट लाइट होती थी उससे पहले वो वापस चले जाते थे, वो फिर गए। 8वें दिन फिर ये मूवमेंट हुई। अब हमारा पानी वानी सब बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहे थे हम लोग। तो हमने क्या किया, 8वें दिन उन लोगों ने, बिकॉज वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, जब मैं कहता हूँ जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होता है तब उसकी डेथ होती। उन्होंने 4 बजे के आसपास दिन में आए वो लोग। पहले वो एक उनका गाइड आया और 2 टेररिस्ट थे उसमें। वो लोग दिन में आए और उन्होंने हथियार हाथ में रखकर वो आराम से चलते हुए आए, बिकॉज हम जा नहीं सकते थे और वहाँ से हमारी इंगेजमेंट उतनी थी नहीं। तो जो हमारे, मैं उधर से जहाँ से उनको एंगेज करता था, बीच में गांव के कुछ आता था जहाँ से नहीं। सो हमने फिर उनको स्नाइपर से, और हमारे पास जो GPMG होती है, जनरल पर्पस मशीन गन, उसके साथ एंगेज किया। एंड वो लोग आए, खाना वाना उनको खाने दिया। जब वो दिन में ही थोड़ा सा जंगल की तरफ जा रहे थे, वी एंगेज देम एंड शॉट 2 गाइज डाउन। तो ये सक्सेसफुल मिशन, ये बहुत सक्सेसफुल। हमारा खाना पीना सब खत्म हो गया। सबसे पहले हम जब गए, फिर हमने गांव वालों को बुलाया, वो ब्रिज पे फिर लकड़ी डलवाई, रोप्स फिक्स की, फिर हमने क्रॉस किया, बिकॉज यू हैव टू हैंड ओवर द बॉडी। तो उनके पास चॉकलेट वॉकलेट पड़ी थी, पहले तो मिलिटेंट्स की चॉकलेट खाई हमने। ओके। हाँ, सो वो लोग FTs थे, फॉरेन टेररिस्ट। तो मिलिटेंट्स जनरली अपने साथ काजू बादाम काफ़ी रखते हैं, तो उनके काजू बादाम तो पहले हमने खाए एंड देन वी हैंडेड ओवर। तो दैट वाज अ गुड ऑपरेशन, जिसमें मेंटल और फिजिकल लिमिट्स टेस्ट हुई थी। जैसे हाँ, जो 6 दिन का था, लेकिन हमने 8वें दिन जाकर मारा, बट वी वेटेड। अगर हम उठ जाते तो फिर वो नहीं होता। वी किल 2 फॉरेन लश्कर-ए-तैयबा के 2 टेररिस्ट। सर, आपने ये जो अपने
एक्सपीरियंस बताया है। सर जब आप जाते हैं ऐसे मिशन के लिए, अपने साथ आप क्या लेकर जाते हैं और कितने केजीज का होता है वो जो आपको अपने साथ लेके आना जाना पड़ता है, क्योंकि आपको आई थिंक पता भी नहीं होता कि 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 6 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक मिनिमम क्या लेकर जाते ही हैं? मिनिमम देखिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है एज ऑपरेशंस में ले जाना इज एमुनिशन। सेकंड इज योर कम्युनिकेशन। यू कैन नेवर बी आउट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो आपकी लड़ाई ख़त्म है। अगर आपके पास एमुनिशन नहीं है तो आपकी लड़ाई ख़त्म। थर्ड इज़ योर मेडिकल एंड फोर्थ इज़ योर फूड। तो फूड इज़ लास्ट प्रायोरिटी ओके व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एन ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन कितने दिन का है और हम कैसे उसमें इंडक्ट कर रहे हैं, क्या हमें हेलो एफर्ट मिल रहा है, यानी हेप्टर्स मिल रहे हैं, बिकॉज वी समटाइम्स गेट हेप्टर्स। अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हम हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च करते हैं। अगर उसमें हमें जाना है तो देन आर रोप्स हैं, कुछ अलग इक्विपमेंट, वो सब कैरी होता है, आप समझ रहे। उसके बाद अगर हमें पैदल जाना है, इफ़ यू हैव टू वॉक थ्रू द जंगल्स और माउंटेन्स चढ़ने, उसके लिए कन्फिगरेशन अलग रहती है। अगर 5 दिन का ऑपरेशन है, आप मान के चलिए अगर 5 दिन का ऑपरेशन है, पर्सनल वेपन्स आप कितनी रेंज पे डिप्लॉय करेंगे, लाइट वेट रहेंगे। जैसे नॉर्मल आर्मी अगर नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर्स कैरी करते हैं, हम डिस्पोजेबल कैरी करते हैं। डिस्पोजेबल आरएल रॉकेट लॉन्चर वो होता है जो कि सिर्फ 3-3.5 kg का होता है। आपने एक बारी फायर किया और उसको फेंक दो, आप समझ रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि हमारा ऑपरेशन की कन्फिगरेशन क्या है। किस 5 डेज का है ऑपरेशन, तो आप फूड कितना क्वांटिटी में लेके जाते हैं? आप मान के चलिए 2 से 3 दिन का नॉर्मल जो राशन होता है, क्योंकि कुछ पकाया नहीं जाता उधर। अगर हमको पकाना भी है तो हेक्सामीन टैबलेट्स आती हैं जो मेकशिफ्ट स्टोव्स होते हैं जिनका धुआं और लाइट नहीं होती। ओके बिकॉज आप ऑपरेशन में, वो पिकनिक और टूरिस्ट तो है नहीं कि मैगी खानी शुरू कर दिया। मैगी लेकर जाते हैं, लेकिन वो हमारा लास्ट दिन का ऑपरेशन है। और वो भी जैसे मैंने बताया, वो हेक्सामीन टैबलेट्स होती हैं, उनकी कोई धुआं और कोई बदबू कुछ नहीं आती। आप जंगल की लकड़ी को नहीं आग लगा सकते, बिकॉज पता लग जाएगा कि इधर फौज बैठी है। तो सरप्राइज रखना पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। 3 दिन का नॉर्मल खाना होगा जिसमें शक्कर पारे होंगे या फिर कुछ हाई एनर्जी फूड होगा। 1 दिन की हमको मील्स रेडी टू ईट देती है आर्मी, लेकिन उसको पकाना पड़ता है, आप समझ रहे हैं। वो पैकेट्स में आती है। आप दाल मखनी होगी जैसे, उसको आप पानी में डाल दीजिए और फिर खाकर रोटी वोटी वो चॉकलेट्स रखते हैं, ओके ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। सो प्राइमरली वी आर, पर जैसे मैंने बताया कि खाना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। अगर मेरे को ऑन पर्सन 6 मैगजीन्स यानी 180 राउंड कैरी करने हैं, तो हम स्पेशल फोर्सेस में जनरली 8 कैरी करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा, हमारा मेन एम है कि हमारा एमुनिशन नहीं ख़त्म होना चाहिए और हमारा वेपन हमारे से अलग नहीं होना चाहिए। सो जो ट्रेनिंग में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, दैट इज़ योर वेपन। द डे प्रोबेशनर कम्स, उसको उसकी टेवोर जो हमारा पर्सनल हथियार है वो इशू हो जाता है। वो अगले 3 महीने तक सोने में, बाथरूम जाने में, कहीं पर भी जाएगा वो उसको छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ दी और किसी इंस्ट्रक्टर जो उसको देख रहा है पकड़ लिया, उसने उठा ली, तो फिर वो प्रोबेशन क्लियर नहीं करेगा। ओके वेपन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, लाइक योर, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन योर वाइफ, फादर, मदर, चिल्ड्रन। वेपन इज एवरीथिंग। वो हम कभी छोड़ते नहीं हैं एंड द एमुनिशन की कभी कमी नहीं आने देते, बिकॉज वी हैव सीन खाना के बिना आप जी सकते हो, पानी के बिना आप जी सकते हो, बट विदाउट एमुनिशन जब हैवी फायर फाइट में आप फंस जाओ, और जहाँ से मैंने आपको बताया था जहाँ पर हम लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पर रिएक्शन टाइम दूसरी फोर्सेस का कम रहता है, बिकॉज हम बहुत दूर जाते हैं। सो 2-3 दिन का नॉर्मल खाना रखेंगे, 1 दिन का सर्वाइवल रखेंगे, ऐसे करके लेकर जाते हैं। सर जैसे अगर खाना पूरा ख़त्म हो चुका है तो क्या अलाउड होता है ऑपरेशन के दौरान खाना, लाइक वाइल्ड लाइफ में भी अगर हम बात करें, अगर आप जंगलों में हैं, खाना ख़त्म हो गया है, अब क्या सर्वाइवल के लिए खाया जाएगा? सांप पकड़िए आप, जो ये अपने पक्षी होते हैं, जंगली मुर्गी और ये सब होते हैं, फ्लाई फॉक्सेस होती हैं, ये सब करते हैं। पर इतना, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, हमारा अपना टेरिटरी है, उतनी ज़रूरत, रिप्लेनिशमेंट उतनी लेवल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड ट्रेनिंग में सब डॉग, मंकी सब खिलाया जाता है। है। हाँ, वो नॉर्मल है,
वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रेनिंग में आपको वो करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑपरेशंस बिकॉज आप अपनी कंट्री में कर रहे हैं, आपको रिप्लेनिश किया जाता है, आपको ड्रॉप्स मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। 1-2 दिन की तो आपकी आदत है, ठीक है। एंड देयर आर पीपल स्टेइंग, अगर हमें सपोज कॉन्टैक्ट शुरू हो गया है और सरप्राइज टूट चुका है और वी आर इन फाइट विद द टेररिस्ट, सो विलेजर्स आर देयर, दे हेल्प अस विद फूड। फिर तो आपको मालूम है ना कि अंदर लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई तब तक की है जब तक आपका सरप्राइज टूटा नहीं है। आप सर्वेलेंस में, जैसे उस ऑपरेशन में आपको बता रहा था, आप सर्वेलेंस में बैठे हैं, आप अपनी बाहर निकल नहीं सकते उस टाइम पे, तो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है। पर किसी जानवर को उस टाइम पे मारकर वो करके अलाउड है, अलाउड सब कुछ है। इट इज़ योर इंजन। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने जानवर क्यों मार दिया, ये कर दिया, वहाँ पर कुछ नहीं, वो देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सर आप जब ऑपरेशंस में गए, क्या आपका किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल से एनकाउंटर हुआ है, कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं? वाइल्ड एनिमल नहीं मेरे पास, जो ये हम लोग एक ऑपरेशन में गए थे, वाइल्ड एनिमल्स मैंने देखे हैं, लेपर्ड्स देखे हैं, बेयर देखे हैं, पर अगर आप उनको हार्म नहीं करोगे, दे डोंट हार्म यू बैक। बट मेरे ऊपर उसने एक, जैसे जो बकरवाल का डेरा होता है, जो ये हर्डर्स और शेफर्ड्स होते हैं, उनके पास गद्दी कुत्ते होते हैं, हम लोग उनके बड़े बड़े डॉग्स होते हैं जो उनके लेपर्ड से उनकी भेड़ बकरी को बचाते हैं। तो हम लोग एक ऑपरेशन पे जा रहे थे और सुबह का टाइम था, 4-4:30 बजे का, एंड हम उनके डेरे को क्रॉस करके जा रहे थे। वो एक जगह पे था, मैं उनको क्रॉस कर रहे थे, तो वो तो वैसे रात को बंद करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। दोज आर, अगर वो 3-4 कुत्ते होंगे तो वो लेपर्ड को भगा देते हैं। वो इतने बड़े बालों वाले तगड़े डॉग्स होते हैं, वो हंटर डॉग्स टाइप होते हैं, गार्ड डॉग्स। उसमें से एक कुत्ते ने अपनी चेन तोड़ दी एंड ही अटैक टुवर्ड्स मी, और वो रुकता नहीं। अगर मैं, तो मैंने अपना सेकेंडरी हथियार पिस्टल, वी कैरी 2 टाइप्स ऑफ वेपन्स, वन इज़ प्राइमरी जो हमारी असॉल्ट राइफल होती है, और सेकेंडरी हमारा, मैंने पिस्टल निकाल कर उसको शूट कर दिया। वो आ गया था मेरे ऊपर, वो काट देता मुझे, तो आई जस्ट शॉट हिम। वो मैं ही पास में था, तो उसने मेरे ऊपर ही अटैक किया। सो मेरे को पता लग गया था कि ये रुकेगा नहीं। ओके, सो आई जस्ट शॉट। तो ये काफ़ी कॉमन होता है मतलब आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए तो कॉमन तो नहीं है, लेकिन उस दिन हो गया वो। यू कांट हेल्प इट। अब मैं भी डॉग्स को मारना नहीं चाहता हूँ, वी डोंट वांट टू किल एनी एनिमल पर से, बट देन जब आपकी जान पे ही आ जाएगी, वो मेरे को ही काट कर मेरा ही वो हो जाएगा, तो आई नीड टू बी अवेयर। सर आपने येटी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है, सुना है मैंने, लोगों को, मैंने टीवी सीरियल्स में देखा है। ओके, मैंने हमारे लाइफ में कभी नहीं देखा। क्योंकि काफ़ी येटी के लिए बात की जाती है कि वो जंगलों में या फिर पहाड़ों में बेसिकली ऊंचाई में होता है, काफी हाइट में। मिस्टिक बोला जाता है कि, पर बहुत लोग दावा करते हैं कि उन्होंने येटी को देखा है। मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन। द मैक्सिमम जो बड़ा ही लेस साइटेड एनिमल जो दिखाई देता है वो स्नो लेपर्ड है, वो मैंने देखा है। इट इज। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सीइंग लेपर्ड? इट वाज फार ऑफ, यानी कि वो दूर था मेरे से 100-150 मीटर। हम लोग इस रिज पे थे, एंड वो नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन था हिमालयाज में, वी वर ऑपरेटिंग समवेयर, ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। सो आई सॉ इट वाज अक्रॉस द रिज, तो हमने बाइनोकुलर से देखा था, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी तो येती तो मैंने सुना है, जैसे आपने सुना है, मैंने देखा नहीं है, पर माइट बी एट हायर हाइट्स। मैं रहा हूँ मैक्सिमम, I have stayed in a post is 17,000 with my parent unit, not in special forces but high altitude में, जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर जाता था कारगिल में, और that's about it. ऑपरेशंस की बात हुई है सर, आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? फेवरेट वेपन जो मैंने फायर किया है वो मैंने यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज में फायर किया था, एंड दैट वाज हेकलर एंड कोश का 416 है, दैट इज़ नॉट इन इंडिया में, नहीं है किसी के पास। एंड हेकलर एंड कोश कंपनी है, 416 उनका वेपन है। एंड इंडियंस में आई लाइक टेवोर एंड AK-47। AK-47 मैंने अपनी मॉडिफाई की हुई थी, उसमें स्टॉक अलग लगाया था, 4 ग्रिप थी, अपने साइट अलग लगाया था। आई लाइक बोथ द वेपन्स, एंड टेवोर ऑल्सो आई लाइक बोथ। टेवोर और क्या है आपका ये लाइकिंग का? हाँ जी, रीजन, लाइक पर्टिकुलर रीजन इसका लाइकिंग? AK इज़ वेरी, यानी डिपेंडेबल काइंड ऑफ अ वेपन। कभी उसमें आप जितना मर्जी घूम लो, पहाड़ों में मिट्टी में गिर जाए, ये सब हो जाए, एक तो टूटती नहीं है और फायर हमेशा करती है। डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बिकॉज उसका जो एमिनेशन है वो 7.62 mm कैलिबर का है, एंड बट
रिलायबिलिटी में इट इज़ वेरी गुड. अगर आपने उसको 6 महीने मिट्टी के अंदर दबा के भी रखा है और आप निकालेंगे और फायर करेंगे, वो वर्क करेगा, बैक करेगा. टेवोर इसलिए ठीक लगता है, एक तो लाइट वेट है और दूसरा है उसका जो उसके चाल वाले पुर्जे जिसको मूविंग पार्ट्स कहते हैं, वो बुलपअप डिज़ाइन है. उसके मूविंग पार्ट्स आर इनसाइड योर बट, तो वो काफ़ी छोटा रहता है शरीर पे, यानी इट इज़ नॉट, यानी इसको कंट्रोल करना आसान है. सो दीज आर द टू वेपन्स आई लाइक. मैं अपने साथ माइक्रो उजी और उजी भी रखता था, बट दे आर सब मशीन गन्स. पिस्टल भी रखता था, एंड बट असॉल्ट राइफल्स में ये दोनों राइफल्स आर माय फेवरेट. एंड सर रॉकेट लॉन्चर यूज़ करा है आपने? हाँ, नॉर्मल. कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ? आवाज़ ज़्यादा होती है उसकी, एंड यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द बैक ब्लास्ट एरिया. ओके. पीछे वाले में कुछ होना नहीं चाहिए, जो 15 मीटर में वो उड़ा देगा जो भी पीछे होगा. सो ज़्यादा अच्छा मुझे वो दूसरा जो हल्का वाला C90 जिसको हम कहते हैं, जो डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर होता है, वो वाला ज़्यादा. सो सब ट्रेनिंग में सब फायर कराते हैं, ऑपरेशंस में भी फायर किए. सर अगर एक पैरा एसएफ की MMA फाइटर से फाइट हो जाए तो क्या होगा? पैरा एसएफ वाला जीत जाएगा. ओके. रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि MMA फाइटर्स, आप देखिए जो हमारा कॉम्बैट का तरीका है, इट इज़ फॉर स्ट्रीट फाइट. कोई रूल्स नहीं है. ऑब्वियसली MMA के पास ट्रिक्स होगा, लेकिन MMA एंड ऑल दीज फाइटिंग्स हैपन विद रूल्स. पैरा एसएफ डजंट प्ले विद द रूल्स. हम लोग तो जो भी हाथ में आया, जैसे भी आया, कोई बिलो द बेल्ट नहीं मारना, सर पे नहीं मारना, आंख पे नहीं मारना, जैसे रूल्स होते हैं गेम्स में. MMA फाइटर विल गिव अ फाइट, बट देन पैरा एसएफ इज ट्रेन टू, जैसे आप स्ट्रीट फाइट देखते हैं ना, सो इट इज़ ट्रेंड फॉर दैट. इट विल हैव 3-4 मार्शल आर्ट्स. उसमें आपको हैंड्स का भी टेक्निक होगा, उसमें आपको लेग्स का भी इस्तेमाल है, ग्रैपलिंग का भी है, एंड मोर ओवर इट इज़ फॉर रियल लाइफ कॉम्बैट. ओके. MMA फाइटर्स अगर कोई हैंड्स डाउन कर दे, यानी टैप कर दे फ्लोर, तो फाइट रुक जाती है. इसमें हमारे में वो सिखलाई नहीं है. हमारे में डेथ के बाद ही रुकेगा, यानी उसको न्यूट्रलाइज करके. सो दैट इज़ द डिफरेंस. एंड MMA फाइटर का रियल लाइफ में कितना दिल होगा, अब इट इज़ एक्सट्रीम तक लेवल वो, तक जा हाँ, सकता वो है. कितना ब्लड बाथ और वो देख सकता है. बिकॉज जिस आदमी ने डेथ ज़्यादा देखी हो, जिसने कॉम्बैट ज़्यादा देखा हो, जिसमें आदमी मर रहे हो, आपने नहीं देखा होगा कि सर गोली से जब फटता है तो कैसा दिखाई देता है, हार्ट पे गोली लगती है कैसा दिखाई देता है, और गर्दन में से गोली निकलती है कैसा दिखाई देता है. क्लोज्ड रूम में जब एक RL का बॉम्ब फटता है तो आदमी का क्या हाल होता है. हाँ, अब वो बॉडी कैसे, यानी कि इतने हमने RL में देखा है कि मिलिटेंट का सिर्फ इतना ही एरिया बचा है, बाकी नीचे पूरा पल्प बन गया. सो जो लोगों ने ये वाली चीज़ें देखी हैं वो कितनी लड़ाई देख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ऑब्वियसली उसकी ड्रिल्स टेक्निक्स अच्छी होंगी, बट देन यू कैन नॉट से कि उसकी विल पावर क्या है, कितना वो सस्टेन करेगा कितना. सो इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन. सर आपकी कभी एनकाउंटर लाइक मतलब कि टेररिस्ट आपने दूर से तो ज़रूर ही देखे हैं, आपकी कभी बात हुई है किसी टेररिस्ट से, उनका क्या माइंडसेट रहता है? सर बताइए ना इस एक्सपीरियंस के बारे में. टेररिस्ट का जो माइंडसेट है वो है सर्वाइवल का. आप समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि माइंडसेट उनका बहुत तेज़ है या ज़्यादा है. उनको सर्वाइव करना है, बिकॉज वो 1-2 साल, 3 महीने, 4 महीने से ज़्यादा उनकी लाइफ है नहीं. कुछ होंगे जो 5-6 साल रह गए होंगे, बट दे हैव अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ. सो टेररिस्ट से, 2 टाइप के टेररिस्ट से मैंने इंटरेक्ट किया है. एक को तो जिसको हम मारना ही चाहते थे, उसने ही हमें सरेंडर कर दिया. तो मेरे पास पूरी रात थी उससे बात करने के लिए. सेकेंड टाइप ऑफ टेररिस्ट है जो हमारे साथ ऑपरेट करते हैं, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होते हैं. ओके. आप समझ रहे हैं? जिसको पहले 94-95 में इखवानीज कहते थे, जो JNK में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल टास्क फोर्स, दोज गाइज आर ऑल सरेंडर्ड मिलिटेंट्स. सो आपको 2 टाइप के टेररिस्ट से पता लगता है कि कैसे टाइप के. किसी ने पाकिस्तान में कैसे गए थे, इन्फिल्ट्रेट कैसे किया, पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग लेकर वापस इंडिया आए. सो माइंडसेट एक नॉर्मल ऑपरेटिव जैसा होता है,
ज़्यादातर पैसे का खेल है. ओके. इट इज़ नॉट इतना रिलीजन जिहाद जो दिखाते हैं. कुछ केसेस में है, कुछ में नहीं है. बट टेक्निक्स, टैक्टिक्स लगभग फौज जैसी होती हैं, बिकॉज दोनों ही हथियार लेकर घूम रहे हैं. लेकिन उनकी जो सर्वाइवल करने का तरीका है वो थोड़ा सा हमसे अलग है. बिकॉज अब आप एक एरिया में घूम रहे हैं जहाँ पर आपको 50-100 लोग ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सेंसेस ज़्यादा काम करेंगी. उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि लोकल सपोर्ट है. देखिए, अब टेररिस्ट है, वो हमारे आर्मी के कैंप में आकर तो खाना खाता नहीं है, खिलाने वाले तो उसको लोकल हैं. उनका इंट नेटवर्क हमसे तगड़ा है. बिकॉज आप लोकल्स को रोक नहीं सकते. अगर सपोज़ मैं टेररिस्ट हूँ और आप मेरे को खाना देते हो आकर, आप सिविलियन हो, आर्मी कैनॉट स्टॉप सिविलियंस फ्रॉम गोइंग लेफ्ट राइट. आप इधर भी जाओगे, लेफ्ट भी घूमोगे, राइट भी घूमोगे. सो उनका जो इंट नेटवर्क है जनरली हमसे बढ़िया होता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरा इसको कंपेयर कर लोगे तो यू विल फाइंड कि फोर्सेस विल विन, बिकॉज यू आर द राइट काइंड ऑफ पीपल. आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा है. एक बारी इनकाउंटर में बचेगा, 2 बारी बचेगा, कितना बचेगा, तो दैट इज़ वॉट इट इज़. सो एट द एंड फोर्सेज आर विक्टोरियस. टाइम इसलिए लगता है बिकॉज लोकल सपोर्ट है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से. हम अगर देख भी लेंगे टेररिस्ट को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेपन नहीं है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वी कांट फायर अराउंड. आर्मी नेवर फायर्स इट. जब तक वेपन नहीं होगा तब तक आप फायर नहीं कर सकते. क्राउडेड प्लेसेस में वी विल अवॉइड, गैदरिंग्स में वी विल अवॉइड. अनलेस अनटिल हमारे ऊपर ही फायर आ गया, किसी ने क्राउड के बीच में, हम जा रहे हैं कहीं पर ऑपरेशन पे और कोई आया और उसने क्राउड के बीच में से भी फायर आता है, फिर भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि जहाँ पर मास ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर एक ने फायर किया, वी डोंट फायर ऑन द सिविलियंस. सर जैसे अगर आप ऑपरेशन के लिए गए हैं और अगर हमारा कोई आर्मी का उनके एनिमी ने पकड़ लिया है, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन. मतलब क्या ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए, या क्या सिचुएशन बनती है उस टाइम पर? एनिमी ने पकड़ लिया तो दैट माइट बी ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर. सो जो ट्रेनिंग आप बात करें, अगर पकड़ा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम इज़ टू डाई. यानी आप अपने आप को मार लो, पकड़े तो ना ही जाओ. इफ़ यू आर इन एनिमी हैंड्स तो द टॉर्चर विल नॉट बी गुड. एंड अगर आप पकड़े गए तो यू आर जस्ट सपोज टू गिव योर रैंक एंड नेम. बाकी आप कोई मिशन के बारे में बता नहीं सकते. ऐसे सरवाइव कैसे करना है उस ट्रेनिंग को, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. एंड ड्यूरिंग प्रोबेशन देयर आर थिंग्स विच आर टॉट. जब हम ट्रेनिंग करते हैं कि इन केस ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पर आप पकड़े जाओ तो आपको क्या चीज़ अवेट करनी है, क्या बताना है, कैसे अपने आप को, बिकॉज वो सारा मेंटल फिजिकल जो भी आप सिखाओगे, अब बंदा उसको कितना ले सकता है उस टॉर्चर को. बट दिस वाज नाइस. जैसे आपने बताया कि अगर पकड़े गए तो अपना रैंक एंड नाम बताना है सिर्फ. हाँ, दैट इज़ द रूटीन जो आप बताओगे. बाकी नेक्स्ट यू डोंट टेल एनीथिंग. एंड पकड़े जाने से पहले माई ओपिनियन, इफ आई एम एवर कॉट तो आई विल ब्लो माई सेल्फ अप. मैं तो बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट टू टेल एवरीथिंग एंड गेट कॉट, बिकॉज दैट ट्रीटमेंट विल बी इवन हार्शर. एंड इफ अगर किसी ने बता दिया है तो क्या वो छोड़ देंगे कि तुमने हमारी हेल्प कर दी? नहीं, छोड़ता कोई नहीं है किसी को. इट डजंट हैपन कि आपने बता दिया, हेल्प किया, छोड़ देंगे, वैसा कुछ नहीं है. बट यू शुड, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे हमारा एस्केप एंड एवेजन होता है, ट्राई एंड एस्केप दैट फैसिलिटी. यानी आप कोशिश करो कि आप वहाँ से भाग सको. दैट इज़ द बेस्ट. और जब आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ले जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मूव ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज व्हेन द गार्ड इज डाउन, वो आपको पता लगेगा. यू हैव टू यूज योर माइंड. यू हैव टू यूज योर माइंड, योर ट्रेनिंग, योर इंजेन्युइटी. आप कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे करेंगे, वो चीज़ें तो अ पर्सन हु गोज थ्रू कैन टेल इट बेटर. सर ऑपरेशन के दौरान जैसे आपने बडी की बात करी, अगर बडी को इंजरी हो गई है तो फर्स्ट काम क्या होगा एज अ कमांडो आपका, कि लाइक उसमें हम
इंजरी वाले इमीडिएट फर्स्ट एड देना उसको, या फिर हमारे हाँ पूछिए। मेरा सवाल ये था कि ऑपरेशन में कंटिन्यू करेंगे या उसको बैक कैंप में ले जाया जाए? डिपेंड करता है इंजरी कितनी है। इफ़ ही इज़ शॉट, अगर उसको गोली लगी है और ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, सो इन दैट केस वी विल सी कि उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देंगे। उसकी ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। आप उसकी ब्लीडिंग को आईवी और उसके थ्रू रोकने की कोशिश करोगे। यू विल कम्युनिकेट बैक टू द हेडक्वार्टर्स कि वी हैव सफर्ड अ कैजुअल्टी। अगर आसपास कहीं हेप्टर लैंड कर सकता है और देयर इज़ अ रोड और वी कैन इवैक्यूएट हिम एंड ही नीड्स इवैक्यूएशन। अभी किसी का पाँव मुड़ गया, साइड से कुछ लग के जो काम करके, जैसे मेरे पाँव में स्प्लिंटर्स लग गए थे ग्रेनेड के, तो मैं पूरी रात उधर ही लेटा रहा, टेररिस्ट सामने ही था, तो आई कुड सस्टेन माई सेल्फ। वो डिपेंड करता है कि इंजरी कैसी है। इफ़ हमें लगता है कि वो इंजरी ही माइट, इट माइट सो हैपन कि उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, एंड इवैक्यूएशन इज़ यानी कि लाइफ सेविंग सिचुएशन है, तो हेप्टर भी आता है। यू आप अगर रोड पे हैं तो आप कहीं पे उसको रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वापस। बट अगर नॉर्मल इंजरी है जिसमें वो सस्टेन कर सकता है ऑपरेशन, बिकॉज आर मेन ऑपरेशन इज अहेड, एंड इफ वी कैन डू दैट, आर मेन प्रायोरिटी इज टू डू दैट। अगर इतनी चोट है कि वो आगे नहीं जा सकता, तो हो सकता है एक आधे बंदे के साथ उसको उधर ही उस बाउंड पे छोड़ के फिर हम आगे ऑपरेशन करके वापस आ जाएं। इट डिपेंड्स, सारे यही सिनेरियोस। एंड सर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, एक चीज़ और पता लगी थी कि जैसे जो जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो जैसे आपके ही बॉडी को पहना दिया गया, अगर जब टेस्ट लेना है उस जैकेट का कि लाइक एंड देन शॉर्ट कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं। जब बुलेट प्रूफ की टेस्टिंग होती है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ओके। उस प्लेट को 24 से 28 घंटे के अंदर पानी में सबमर्ज करके रखा जाता है। देयर इज़ अ फैसिलिटी, और फिर उस पर फायरिंग होती है। उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ राउंड्स फायर किए जाते हैं। 9 mm का होता है, 9 मिलीमीटर, 7.62 जो AK का राउंड है, 5.56, तीनों राउंड से उस पर एक पर्टिकुलर लेंथ से उस पर फायर की जाती है। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को, ऐसा नहीं है कि आप बीपी पे ना कर, बिकॉज अगर आपको बीपी के अंदर भी गोली लगेगी तो भी आपको ट्रॉमा इतना आता है कि आप पीछे गिरते हैं जाकर। और अगर जैसे इन वन ऑफ द ऑपरेशंस मेरे बडी को उसने बीपी पटका पहना हुआ था और बीपीजे पहना हुआ था, उसको इतनी पास से टेररिस्ट ने गोली मारी थी कि वो बीपी फाड़ के अंदर निकल गई थी, तो वो फिर भी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। सो टेस्टिंग प्रोसीजर्स ऑफ बीपी प्लेट वो थोड़ा डिफरेंट है। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है जहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ व्यूअर्स के लिए और किसी के लिए भी, अगर एक बारी उस बीपी पे गोली लग गई तो ये मत सोचिएगा कि आप उस प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। वो फिर नल एंड वॉइड, बिकॉज उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो उसकी राउंड और बुलेट रोकने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो वो उसको आपको वो वन टाइम यूज़ है, उसको फिर फेंक कर फिर नहीं लगती। ऐसे ही एक ग्लास ईटिंग रिचुअल भी होता है, वो प्रोबेशन में करवाते हैं। हाँ सर, उसके बारे में बताइए, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है या वो क्या सारे है? ही खाते हैं। वो ग्लास को होता है, उसको आप जिसमें आप प्रोबेशन क्लियर करते हैं, जब आपको वो शॉट बनाकर दिया जाता है रम या जिसका भी है, सो जनरली उसको ख़त्म करने के बाद आप उसको काट के खा लेते हैं। तो बेसिकली एक ग्लास है, उसमें कोल्ड ड्रिंक है या जो भी है। कोल्ड ड्रिंक नहीं होती, ओके, उसमें लिकर ही होती है। लिकर है, ठीक हाँ, है। हाँ जी। उसमें लिकर है और उस ग्लास को कट करना है एंड देन खा जाना है उस कांच हाँ, को। उसको कांच को चूरा करके आप खा जाओ उसको। ये क्यों करा जाता है? स्टाइल है वो, ऐसा कोई उसकी टू कोई शो द पावर कि वी कैन डू तो- एनीथिंग, वी कैन ईट एनीथिंग। पार्ट ली, पर ये बहुत दिनों से, अब आजकल ये होता नहीं है। Okay. यानी जब मैंने पहली प्रोबेशन की थी 20 साल पहले, तब ये सारी चीज़ें होती थी। आजकल प्रोबेशन इज़ मच मोर प्रोफेशनल। तो आपने ये करा है? हाँ, मैंने किया है, बस वंस आई हैव डन इट। नॉट एवरी डे यू आर ईटिंग ग्लासेस, ऐसा नहीं है। नॉर्मल खाना ही खाते हो, लेकिन वो एक ट्रेडिशन है कि आपको किसी ने पिला दिया, ऊपर से बैठ कर फर्स्ट फ्लोर से ऐसे ही कूदवा देंगे दिखाने के लिए कि कुछ भी कर सकता है। तो वो दिस इज नॉट एम्ड फॉर एनीथिंग बट जस्ट टू सी कि यस यू हैव बिकम अ पैराट्रूपर। ओके, सो एक प्राउड फीलिंग भी आ जाती है। हाँ, प्राउड फीलिंग की। हाँ, तो ये पैराट्रूपर बनने के बाद ही करा जाता है? जनरली
जनरली व्हेन यू आर मरून्ड उसके बाद ही किया जाता है। प्रोबेशन में भी आपको डिपेंड्स ऑन द प्रोबेशन टीम की वो क्या चाहती है। सर आपको गन शॉट हुआ है क्या कभी? नहीं, मेरे को स्प्लिंटर्स लगे हैं। ओके। आई हैव बीन शॉट बाय द गन्स, पर मेरे को गोलियां नहीं लगी। नहीं तभी लगी। मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ। सर थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। ये एक ऑपरेशन में जैसे हम लोग को कंफर्म्ड एंड थी तो हम उधर गए थे एंड द टू टेररिस्ट की खबर थी, और जब हम सर्च कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर एरिया को सर्च करके जब मैं पीछे मुड़ा तो जितनी दूर आप बैठे उतनी दूर टेररिस्ट अपना AK मेरी तरफ लेकर खड़ा था और उसने 30 राउंड्स मेरे पे फायर किए। 30 राउंड्स? यानी पूरी मैगजीन जो थी वो ख़त्म कर दी उसने। मेरा क्योंकि एंगल मेरी पीठ थी उसकी तरफ और मैं टिल्टेड था तो मैंने भी फायर किया, पर मेरी वेपन, मेरी जो बुलेट्स थी वो ऊपर छत की तरफ गई। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर वाले घर पे थे और वहाँ से मैंने अपने बड्डी के साथ नीचे जंप मारी एंड हम लोग 7-8 फीट नीचे जाकर गिरे। और उसके बाद ग्रेनेड, मिलिटेंट ने 2 ग्रेनेड फेंके, बिकॉज वो वरांडा और जहाँ पर मैं नीचे जाकर गिरा वो थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा सा जगह थी, ऐसे स्लोप था, तो ग्रेनेड फट गए, पर मेरे यहाँ पर ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे, मेरे बॉडी के लगे, उसको एवैक्यूएट करना पड़ा था। और फिर हम पूरी शाम का टाइम था तो पूरी रात मिलिटेंट अंदर रहा, फिर हमने उसको एंगेज करके रखा। एक मिलिटेंट हमने शाम को मार दिया था, एक अगले दिन सुबह मारा था। तो इस एक्सपीरियंस से आपने भगवान पे और भरोसा बढ़ गया? हाँ, मैं पहले से भी विश्वास रखता था पर देश में बच नहीं सकता था। तो सर आप कौन से भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं? एक होते हैं ना, भगवान को, ओके, महादेव को। महादेव। हाँ जी। एंड इसका रीज़न? मेरे नाम में ही शिवेंद्र है, मेरा नाम शिवेंद्र है। मेरे घर में सब शंकर भगवान की पूजा करते हैं ज़्यादा। ओके। एंड मेरा बिलीफ है मेरा उसमें, उनमें। एंड सर आपने ये भी बताया था कि आप हनुमान जी के मंदिर भी जाया करते हैं? जाता हूँ, सेकंड में हनुमान जी को मानता हूँ, जी। जाता हूँ। मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ एंड मेरा मानना है कि मेरे को जो ये लाइफ मिली है, मे बी आप कहिए सेकंड लाइफ, थर्ड लाइफ, फोर्थ लाइफ, 3-4 जगह तो मैं बच नहीं सकता था, तो कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो मेरे साथ रही होगी। एंड दूसरा है, मेरे को बिलीफ बहुत है। आई एम अ पर्सन ऑफ, आई बिलीव लॉट इन गॉड, वॉट एवर द कंडीशंस। सो आप रिचुअल्स भी करते हैं सारे? नॉर्मल टाइप, मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, जल शिव जी को? चढ़ाना, ये सब करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ताकत मिलती है, मेरे को फेथ रहता है। सो आई फाइंड इट पर्सनली to be very calm and soothing, because I am a very aggressive guy. So generally that things keeps me in my place. थोड़ा सा एक विनम्रता? हाँ, विनम्रता भी आती है, बिकॉज हमारे जैसे प्रोफेशन में ज़रूरत भी है कि आपको थोड़ा ठंडे होकर भी काम करना चाहिए। एंड विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ौज में, बहुत कम लोग होंगे जो, क्योंकि आप वॉर क्राइज भी देखोगे तो रेजिमेंट्स की हर हर महादेव, हमारी रेजिमेंट में बोलते थे राम राम साहब बोलते हैं, और जैकरिफ में जो मेरे फादर की रेजिमेंट थी उसमें जय दुर्गे बोलते हैं। तो आर्मी हमेशा से भगवान की तरफ और मंदिर की तरफ तो इंक्लाइन रही है। एंड सर वॉर से पहले, जैसे आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हो, उससे पहले कोई रिचुअल करवाया जाता है? नहीं, कोई रिचुअल नहीं होता, बट हमारे हर कैंप में सर्वधर्म स्थल होता है, जिसमें सर्वधर्म स्थल बेसिकली मींस कि हिंदू गॉड्स भी होंगे, सिख गॉड भी होंगे, क्रिश्चियन गॉड्स भी होंगे और मुस्लिम गॉड्स भी होंगे, सारे टाइप के गॉड्स होंगे। हम लोग ऑपरेशन में जाने से पहले माथा जोड़ के, आने के बाद माथा टेकते हैं, और मतलब स्पिरिचुअलिटी को भी साथ? ऐसा हाँ रखा जाता है। कोई इसमें, हाँ, सब जगह रखा जाता है। कोई नया वेपन इक्विपमेंट आया, आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है, आपने कुछ, तो यूनिट में रूटीन पे हवन रेगुलर होते हैं। जो भी, अगर सिख रेजिमेंट है तो वो गुरुद्वारा फंक्शन करेगी, गोरखाज हैं तो वो दशहरे वाले दिन अपनी बकरे की बलि और वो सब चढ़ाते हैं। सो सब रेजिमेंट्स मानती हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ौज मानती नहीं है, मानती है। एंड सर लास्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, आप यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं बोलूँगा कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में ड्रीम चुनिए, और जितना बड़ा हो सके उतना चुनिए।
एंड उसके लिए मेहनत कीजिए, एंड इतनी मेहनत कीजिए कि लोग बोलने लगें कि तुम मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत पे मत विश्वास रखना। व्हेन पीपल स्टार्ट सेइंग कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, तब असली मेहनत शुरू होती है। आप समझ रहे हैं? हमें तो लगता ही है कि हम कर ही रहे हैं। हाँ, हमें तो मालूम है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब लोग बोले ना कि इसने मेहनत की है, इस आदमी ने ये यहाँ से उठा है, तो दैट इज एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ। डोंट थिंक कि अगर आपका मेन एम कभी नहीं मिला और आपको कुछ और दिया कि दिस यू आर डिस्टाइंड फॉर दैट, यानी आपकी डेस्टिनी में वो था कि वो इसी तरीके से होना था। वो सूनर होगा लेटर होगा, क्या कई जगहों पे नहीं भी मिलेगा। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बना। मैं अब स्पेशल फोर्सेस में नहीं आता अगर क्रिकेटर बन। सो एवरी वन हैज़ गॉड हैज़ क्रिएटेड, सबका अपना है, लेकिन एम जरूर कीजिए। प्रॉब्लम कम्स व्हेन पीपल डोंट हैव अ एम, एंड यू विल फाइंड कि 99% का एम नहीं है। वो जो इधर से बोल दिया, मम्मी डैडी ने बोल दिया इधर चले जाओ, मम्मी जैसी सिचुएशन बन रही है वो बस उसी में हाँ, मोल्ड होते जा रहे हैं। अपने आप को मोल्ड मत करो। अगर आप कन्विंस्ड हो और आपकी इंटेंट ठीक है तो अपने गोल्स को फॉलो कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वो भगवान के ऊपर है। हाँ, छोड़ दो उनके ऊपर। फेथ या ओके। तो अमेजिंग पॉडकास्ट रहा है सर आपके साथ, बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को तो ज़रूर मिला होगा। एंड आपकी रिक्वेस्ट तो पूरी हो ही गई है, आप चाहते थे सर आए एंड सर आज आए हैं। थैंक्स, प्लेजर, मिस्टिक जर्नी, योर टीम, यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बहुत राइज करें, बेस्ट पॉडकास्ट बने। मैं सबको बोलता हूँ जो भी पॉडकास्ट करता है, आपका वर्ल्ड में सबसे अच्छा पॉडकास्ट बने, मैक्सिमम लोग देखें and viewers get positive messages of life. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.